हाँ इधर देखिए, क्या है कि एलसीआर सर्किट के केस में, किसके केस में, एलसीआर सर्किट के केस में जब हम लोगों ने पावर का, एवरेज पावर का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर आया था, याद है? भी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर नहीं होता है, लेकिन आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर आ गया था, ऐसा था। अब देखो, हम चाहते हैं ना कि इस सर्किट को मैक्सिमम पावर मिले, तो इसका मतलब हुआ कि हमको इस चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर आप पावर को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको करंट को मैक्सिमम करना पड़ेगा। बोलिए, करंट का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस अपॉन जेड। अब अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो जेड को मिनिमम करना पड़ेगा। जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस, हाँ, यानी इस चीज को मिनिमम करिए, इस चीज को मिनिमम करिए तो करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम तो फिर पावर भी मैक्सिमम। क्लियर है? सवाल है इसको हम मिनिमम कितना कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये किसी चीज का स्क्वायर है। ये भी क्या है? ये भी किसी चीज का। अब किसी चीज का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 0। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर हम इनको 0 कर पाए तो ये चीज सबसे मिनिमम हो जाएगा। अरे बोलो। अब वैसे भी रूट का आंसर कभी नेगेटिव होता भी नहीं है। तो हम देखो, रेजिस्टेंस को तो 0 नहीं कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, रेजिस्टेंस को 0 नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को 0 कर सकते हैं। ये कब 0 होगा? जब ये और ये बराबर हो जाए। एक्सएल और एक्ससी, देखिए इंडिविजुअली ना आप एक्सएल 0 कर सकते हैं ना आप एक्सी 0 कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों को बराबर तो कर सकते हैं ना। ये अगर 10 ओम है तो आप इसको भी 10 ओम कर दीजिए, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वाले टर्म को 0 कर सकते हैं, और ये वाला टर्म तब 0 होगा है जब एक्सएल विल बी इक्वल टू क्या? एक्ससी हो जाएगा। सही है? अब आप बताइए कि एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल होता है। एक्ससी कितना होता है? 1 अपन ओमेगा सी होता है। तो ये ना एक थोड़ा स्पेशल केस हो रहा है। ये वो स्पेशल केस है जिसमें एक्सएल और एक्सी बराबर है? जेड सबसे मिनिमम है। अरे बोलो भाई ना, करंट सबसे, पावर सबसे, तो ये एक स्पेशल केस हुआ ना। इसको बोला जाता है रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? ये रेजोनेंस का कंडीशन है। अरे बोलिए ना। और इस केस में ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसको हम ओमेगा ना लिख के ओमेगा नॉट लिख देते हैं। अरे थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा इसको अलग तरीके से इंडिकेट भी तो करेंगे। जैसे आपको याद होगा, परमिटिविटी को तो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, लेकिन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल टाइप का परमिटिविटी है। बोलो, है? परमिएबिलिटी को तो म्यू से दिखाते हैं, लेकिन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम को हम लोग म्यू नॉट से दिखाते हैं। उसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन रेजोनेंस के केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग ओमेगा नॉट से दिखाएंगे। अब इस ओमेगा नॉट को इधर लेके जाइए, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर एल को नीचे लेके जाइए, 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। नहीं, बाहर कुछ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? अच्छा। स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो बाबू उधर जाके अगर रूट बनेगा तो ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है। तो ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बोलो ना, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा, जेड मिनिमम हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा, पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब समझ रहे हैं? हाँ, अब सवाल ये है कि जेड मिनिमम होगा तो कितना होगा? अरे तो एक्सएल और एक्ससी अगर बराबर है तो ये तो 0 ना हो गया। तो अंडर रूट आर स्क्वायर कितना, यानी एट द केस ऑफ रेजोनेंस जेड कितना होता है?
आर होता है, और ये सब फोटो बना के भी हम देख सकते हैं। एक्सेल कहाँ कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। एक्सेल ऊपर आएगा। एक्ससी कहाँ आएगा? एक्ससी नीचे आएगा। क्या हुआ है लड़का? कहे तुम लोग बदनाम करता है, इतना शरीफ है सब ये सब। क्या जी? चलिए, तो एक्सेल ऊपर एक्ससी नीचे है, आर किधर होता है? इधर होता है। अरे बोलो। अब चूंकि एक्सेल और एक्ससी बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा? कैंसिल कर लेगा। तो जेड के रूप में ये आर ही ना बच गया, अकेला बेचारा है, तो जेड बराबर हो जाएगा आर। सवाल है कि इस केस में फेज डिफरेंस कितना होगा? तो सुनिए, जिधर तुम मोबाइल चला रहे क्या? कोई भी मोबाइल मत चलाना। ठीक है, और इधर देखो और बताओ। जिधर आर उधर है, निकाले जूता निकाले अभी। जिधर आर उधर जेड, जिधर आर उधर, और जिधर जेड उधर वी। इसका मतलब हुआ कि आई नॉट भी इधर ही होगा, क्योंकि आर इधर था और हमेशा से इधर ही रहा है। लेकिन जेड भी तो इधर ही ना गया, तो बाबू जेड भी इधर ही हो गया, का मतलब वी नॉट भी इधर ही होगा। आप बता सकते हैं इस केस में फेज डिफरेंस कितना आ गया? अरे फेज डिफरेंस 0 आ गया क्या? बहुत बढ़िया। क्योंकि वैसे भी देखो ना, एक्सेल और एक्ससी ने तो एक दूसरे को काट डाला है, तो अकेला खाली रेजिस्टेंस ही ना। आप भले है तीनों, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ एक रेजिस्टिव सर्किट है। आप समझे नहीं? हाँ, इसीलिए फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। बोलिए, अब अगर फाई 0 हो गया तो बताओ बच्चों, कॉस फाई कितना होगा? यानी पावर फैक्टर इस केस में 1 हो जाएगा। अरे बोलो। चलो, हम जानते हैं कि एवरेज पावर जो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई कितना है? सही है। अच्छा, एक चीज हम और जानते हैं कि आई आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस अपन जेड होता है। तुम लोग मानेगा नहीं ना? मान जाओ। वी आर एम एस अपन क्या? जेड होता है। वी आर एम एस अपन क्या? जेड होता है ना। लेकिन जेड कितना है? तो आर ही तो होगा। अब अगर आप इस आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस अपॉन आर रखिएगा, तो आपको एवरेज पावर कितना मिलेगा? वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर नहीं मिल जाएगा? अच्छा है बाबू, आप इस वी आर एम एस की जगह पे इसको उधर लेके जाइए, आई आर एम एस इंटू आर रखिएगा, तो यहाँ आई आर एम एस इंटू आर हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। नहीं समझे क्या आप? इसका मतलब हुआ कि पावर के वही 3 फॉर्मूले आए जो हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए देखा था। बोलिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ही ना आया था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। और आना भी तो चाहिए, क्योंकि एक्सेल और एक्सी ने तो एक दूसरे को काट डाला है, अकेला आर ही तो है। ये सर्किट शकल से भले एलसीआर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये एक रेजिस्टिव सर्किट है। इसीलिए पावर के वही फॉर्मूले आए जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आते थे। अरे बोलिए। चलिए ठीक है, कुछ और बातें देखेंगे हम लोग। कुछ और बातों में एक बात ये है कि सिंस बच्चों एक्सेल इज इक्वल्स टू क्या? मेरा ऐसा मन है कि दोनों साइड आई नॉट मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल और आई नॉट इंटू एक्ससी। क्या है ये आई नॉट इंटू एक्सएल? क्या है? क्या ये वोल्टेज है? किस टाइप का वोल्टेज है? किस टाइप का वोल्टेज है? माने पीक वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस आरएमएस वोल्टेज है? मुआ देंगे। ये आरएमएस वोल्टेज है। आई नॉट इंटू एक्सएल करोगे आरएमएस वोल्टेज मिलेगा।
कौन सा वोल्टेज है ये? I naught is equals to V naught upon I naught is equal to V naught upon R आता था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था तो। अरे बोलो, या यूं कहें कि रेजिस्टेंस के केस में I naught V naught upon R होता है, कैपेसिटर के केस में I naught क्या होता है? V naught upon XC होता है। नहीं पढ़ा क्या हम लोगों ने? बोलो सुभाष। हाँ, I naught इंडक्टर के केस में कितना होता है? एक्सेल होता है क्या? अब यहां से अगर आपको V naught चाहिए तो I naught इंटू आर करिएगा, तो यहां से मिलेगा V naught अक्रॉस रेजिस्टर, यानी पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। आप इसको इधर लेके जाइए तो I naught इंटू XC क्या है? V naught अक्रॉस कैपेसिटर है, ये V naught अक्रॉस इंडक्टर। I naught इंटू XL V naught अक्रॉस क्या है? इंडक्टर है, और ये V naught अक्रॉस क्या है? कैपेसिटर। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि रेजोनेंस के केस में ना सिर्फ रिएक्टेंसेस बराबर होती हैं, बोलिए, बल्कि देखा जाए तो दोनों के अक्रॉस पीक वोल्टेज भी बराबर होता है। बोलो क्या करें? दोनों साइड √2 से डिवाइड कर सकते हैं। √2 से डिवाइड करते ही ये क्या बन जाएगा? V naught बाई √2 क्या होता है? तो ये बन जाएगा VRMS अक्रॉस इंडक्टर, VRMS अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं रेजोनेंस के केस में, और आपको ये सारी पता होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ये बताइए, इधर देखिए, रेजोनेंस के केस में क्या होता है? XL XC बराबर होता है, इम्पीडेंस R के बराबर होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, पावर फैक्टर 1 होगा, एवरेज पावर VRMS इंटू IRMS, VRMS का स्क्वायर अपॉन R, IRMS का स्क्वायर इंटू R, ये होगा है। पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इक्वल होगा, RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर इक्वल होगा। इस केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 1/√LC, 1/√। अच्छा एक और बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई न्यू भी तो लिख सकते हैं, तो न्यू क्यों? इसको तो हम न्यू नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये तो स्पेशल टाइप का फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ये हो जाएगा 1/√, कितना? LC। तो ये 2 पाई अगर नीचे आएगा तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई √1 अपन कितना? LC हो जाएगा। अरे बोलिए भाई, तो क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? समझ में आई, बात की बात है, याद हुई? कभी भी पूछा जाएगा रेजोनेंस में क्या क्या होता है, बता सकते हो? बोलो, सब बता दोगे? चलो बढ़िया है। देख लो तुम्हारी किताब में ये सब लिखा है, और एक बार मिला के देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, ऐसी बात जब हम मिले हाथों में हाथ, जब हम जले हो गया ये हो गया। अरे हो गया, बोलो बाबू, कुछ डाउट रह गया हो आपको? अरे मैंने कुछ पूछना है इसमें, तो मैं आगे बढ़ू ना? चलिए ठीक है, चलिए बताइए। बिहार बोर्ड एकदम ताजा ताजा पूछा 2023 में। क्या पूछा? बोल रहा है कि रेजोनेंस का कंडीशन है, LCR सर्किट है, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट कितना? रेजोनेंस के केस में फेज डिफरेंस 0 होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बताइए,
कह रहा है पावर फैक्टर। हाँ हाँ, पावर फैक्टर किस केस में? रेजोनेंस के केस में। ये 3 साल पहले पूछा, कितना होगा? 1 हो जाएगा। तब बताइए, कह रहा है एन एसी सोर्स है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। रुकिए ना पहले 1 मिनट, इतना भी तेज नहीं होना है। हाँ, तुम लोग जितना पैसा दिए उतना ही समझो, ज्यादा पचेगा नहीं, समझ रहे हो? ओमेगा इज कनेक्ट, हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इज कनेक्टेड एलसीआर सर्किट, सॉरी, ठीक है। द पीक वोल्टेज करंट विल बी कितना? मैक्सिमम। बताइए पीक वोल्टेज को, सॉरी, पीक करंट को मैक्सिमम करना है। अरे तो आई आरएमएस को मैक्सिमम करना हो चाहे आई नॉट को मैक्सिमम करना, बात तो बराबर ही ना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए रेजोनेंस होना चाहिए। और रेजोनेंस कब होता है? जब ओमेगा 1/√LC होता है। ठीक, चलो अगला बताओ। ये सीबीएसई बोर्ड है क्या? समझ में आया आपको? कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू, इट इज मतलब कौन? कोई एलसीआर सर्किट होगा, कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा घटा सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इंक्रीज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाया गया। द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, पहले करंट बढ़ता है, यानी बढ़ के कभी मैक्सिमम हुआ होगा? नहीं समझे? फ्रीक्वेंसी को जब हम लगातार बढ़ाएं तो करंट पहले बढ़ के क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ, और उसके बाद करंट फिर घटने लगा। जाहिर सी बात है, जहां करंट मैक्सिमम हुआ होगा वहां क्या हुआ होगा? रेजोनेंस हुआ होगा। नहीं समझे? अरे वहां क्या हुआ होगा? जैसे बाबू, अगर हम मान लीजिए ओमेगा वर्सेस किसका, करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, तो पहले करंट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, फिर करंट क्या हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, जहां करंट हुआ मैक्सिमम हुआ होगा वहां ओमेगा नॉट ही ना होगा, वहां 1/√LC ही ना होगा। आप समझ भी रहे हैं? अरे बोलिए ना जल्दी, ऐसा हुआ होगा तब ना हम ओमेगा को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो करंट लगातार, फिर करंट हुआ मैक्सिमम, और उसके बाद फिर करंट कम होना शुरू होगा। माने ओमेगा से कम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी करंट कम होगा, और ओमेगा से ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो एलसीआर सर्किट होगा, यानी कि उसमें एल भी होना चाहिए, सी। ये सब कब होता है? जब एल भी रहे, सी भी रहे, और ऑब्वियसली आर भी होना चाहिए। अरे बोलो, क्योंकि अगर आर ही नहीं रहा तो एक्सएल और एक्सी तो वैसे ही एक दूसरे को काट ले रहा है, तो इम्पीडेंस आ जाएगा 0, करंट हो जाएगा इनफाइनाइट। ये सब पॉसिबल नहीं है। तो एल भी होगा, सी भी होगा, और आर भी होगा, तब ना रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो तीनों होना चाहिए। मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। चलिए, सीबीएसई बोर्ड ने 2 नंबर में पूछा, देखते हैं कौन बताता है।
क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तुम सीबीएसई से है कि बिहार बोर्ड से है? बिहार बोर्ड वाला सब जा रहा है, स्कूल जा रहा है? जा रहे हो? कितने लोग जा रहे हैं? कहाँ जाती है? मैंने कौन से कॉलेज में है? अच्छा, आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं? बिहार बोर्ड वालों से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं जा रहे हैं? हो गया है, मैनेज हो गया है? वाह, चलिए ठीक है। तुम भी संजेवियर्स में है क्या? तीनों संजेवियर्स में है? ठीक है। संजेवियर्स में अभी क्या चल रहा है? ऑप्टिक्स चालू हो गया है? अच्छा, मतलब एसी हो गया था, खत्म हो गया था। अच्छा, कोई फायदा होता है आप लोगों को? कोई कुछ फायदा होता है? क्या फायदा होता है? शांत रहो, चुप। सर पढ़ाते हैं ना, तो कुछ फायदा होता है? तो ये सब काहे बोल रहा है फायदा नहीं होता है? चलो ठीक है, फायदा लेने इधर आओ, इधर आओ। बोलता है कि शांति का परिचय दीजिए। एक रजिस्टर है आर और एक इंडक्टर है क्या, एल, आर कनेक्टेड इन सीरीज। रजिस्टर और इंडक्टर आर कनेक्टेड इन क्या, सीरीज, विथ अ वोल्टेज इतना। सही है, यही वोल्टेज ही हम लोग शुरू से लेते आए हैं। द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट बाय फेज पाई बाई 4। सही है। तो बाबू एक्सेल कहाँ जाएगा? एक्सेल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो ये पाया गया कि जाहिर सी बात है जेड इधर होगा, मतलब कितना एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे होगा। तब ना हम बोलेंगे कि इधर है करंट, नहीं समझे? और इधर क्या है? तब ना बोलेंगे वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फेज पाई बाई 4। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये आर और एक्सेल, ये नहीं समझ में आया आपको? अरे ये बीचों बीच कब जाएगा? जब दिस आर एंड एक्सेल विल बी इक्वल, सर दिस एक्सेल विल बी इक्वल टू आर। ऐसा है। अब कह रहा है इफ द इंडक्टर इज रिप्लेस्ड, इंडक्टर को हटा के उसकी जगह पे कैपेसिटर को लाके लगाया गया, तब ये पाया गया कि अब जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई 4 फेज पीछे चला गया। आइए फोटो बनाते हैं। तो अब तो आर इधर होगा, आर इधर होगा, एक्सी नीचे होगा, जाहिर सी बात है जेड इधर होगा। तब ना हम लोग बोलेंगे कि इधर था करंट और इधर कौन था? वोल्टेज। तो अब चलने लगा पाई बाई 4 पे फेज पीछे। ऐसा कब होगा? कब ये एकदम बीचों बीच होगा? जब ये और ये बराबर हो। अरे बोलो भाई, यानी कि हियर द आर विल बी इक्वल टू क्या? ये कौन सा सी है जो एल की तरह दिख रहा है? चलिए सी है। सही है बाबू। अब आप बताइए इसको और इसको देख के क्या लग रहा है? कि तीनों बराबर है। अरे बोलिए ना, जैसे आर बराबर है एक्सेल के और आर बराबर है एक्सी के, तो एक्सेल और एक्सी भी तो बराबर होगा। इसका मतलब हुआ एक्सेल बराबर एक्ससी बराबर आर, एंड इट इज द केस ऑफ, कहां सब लोग बोला? इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस। ये हमको पकड़ना था कि रेजोनेंस है। कह रहा है एवरेज पावर कितना होगा? तो बाबू एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज पावर 1 होगा रे, पावर फैक्टर ना 1 होगा। एवरेज पावर कितना होगा? तो सुनिएगा एक मिनट, एवरेज पावर कितना होगा? V
आरएमएस आरएमएस पावर कितना होगा? बोलिए। वी आर एम एस का स्क्वायर ना, लेकिन हाँ ठीक है, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन क्या, आर लिखेंगे हम लोग, है ना बाबू। आई आर एम एस वाला हम इसलिए नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि जिक्र वोल्टेज का किया है इसने, करंट का जिक्र थोड़े किया है, तो इसीलिए वोल्टेज का, लेकिन वो लिख के छोड़ देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वी आर एम एस का भी कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र है तो किसका, वी नॉट का है, तो आपको उस वी आर एम एस को वी नॉट के टर्म में लिखना पड़ेगा। एंड यू नो कि वी आर एम एस इज नथिंग बट वी नॉट बाई √2 का स्क्वायर, और फिर 1 ऐसा आ रहेगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो आपको ये लिखना होता है, आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं उसी के टर्म में ना होना चाहिए। बोलिए, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2r होगा, सही। चलिए, तो ये हो गया। और अगला क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब करंट का इक्वेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब हुआ कि किसी टी टाइम पे कितना करंट है, किसी टी टाइम पे कितना करंट है, ये आपको पता करना है। तो बाबू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, आई नॉट की जगह लिखा जाता है वी नॉट अपॉन जेड, और यहाँ जेड कितना आएगा, आर आएगा। वी नो कि दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस, सो वी नॉट अपॉन आर, फिर साइन लिखेंगे, बोलो बच्चों, और फिर खाली ओमेगा टी, क्योंकि 5 कितना हो जाएगा। अगर बच्चों तीनों कनेक्टेड है तब पूछ रहा है, ये समझे नहीं तुम। केस में दिया था कि एक बार एल और आर था, एक बार सी और आर था, ठीक है, लेकिन जब तीनों कनेक्टेड हो तब बताना है। तो तीनों कनेक्ट कर दीजिएगा तो रेजोनेंस नहीं हो जाएगा, एक्सएल एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, 5 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 5 0 रखेंगे। हो गया, ये आंसर हम लोग बताएंगे। ये है इंस्टेंटेनियस करंट, तो आपको देगा वो कितना नंबर, 2 नंबर, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट नहीं दिया है कि रेजोनेंस है, एकदम घुमा के दिया है। और देखो स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा ना, वो तो देखते पहचान जाएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, कैसे देखते पहचान जाएगा? वो देखेगा ना कि जब जब इंडक्टर था तो कहाँ था, बीच में था, यानी आर के बराबर होगा एक्सएल। बोलो, हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, अगर मान लो ये π/4 ना हो के π/3 दिया रहता है, तब रेजोनेंस होता है? अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, कह रहा है कि जब इंडक्टर है तो फिर डिफरेंस π/3 है, और वोल्टेज आगे चल रहा है π/3 से। जब कैपेसिटर है तो वोल्टेज पीछे चल रहा है π/3 से, तब क्या रेजोनेंस है? तब भी रेजोनेंस है, क्योंकि देखो ना क्या है कि ये जितना अपनी तरफ घुमा रहा है, ये भी उतना ही अपनी तरफ घुमा रहा है, ये भी π/3 घुमा रहा है, तो ये भी यानी ताकत में ये और ये। बस उस केस में ये नहीं होगा कि XL इज इक्वल टू XC, ये तो होगा, बस नॉट इक्वल टू R होगा। काजन छोड़ो हटा, ये समझ में है, ठीक। हाँ, ये कौन है, बिहार बोर्ड। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने को कर रहा है, देख रहे हो कितना शॉर्टकट। क्या है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में, क्या क्या होता है, XL एंड XC इक्वल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी √1/LC होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी 1/2π √1/LC होता है? इम्पिडेंस सबसे मिनिमम होता है, जो कि कितना होता है, R होता है। फेज डिफरेंस 0 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, एवरेज लिख देंगे सब तीनों वाला है। पीक वोल्टेज दोनों के अक्रॉस, दोनों का मतलब किसके, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है। आरएमएस वोल्टेज भी जब एक्सप्लेन ही करने को बोल रहा है तो अपने मन से जितना को हमको आता है सब लिख देंगे। अरे बोलिए ना, सब तो रिलेटेड ही है आपस में, सब लिख देंगे। 2 नंबर का है, दे देगा एकदम खुश होके। चलो ठीक है, कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देख लो बिहार बोर्ड है ना, 2014 पहले अच्छा पूछता था ये, हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन भी होगा। 14-15 में अच्छा पूछा करता था, वो तो 2020 के बाद उसको जो कोरोना हो गया
एनी कह रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ क्या, इंड्यूस्ड करंट एट एनी इंस्टेंट। तो आपको वही I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखना है, प्लस किस फॉर किसके लिए, LCR सर्किट के लिए, और XL इज ग्रेटर देन XC है, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या करा जाए बताइए, XL को बड़ा, XC को छोटा, R को इधर, क्या आएगा ऊपर आएगा XL माइनस XC इधर हो गया, तो ये हमारा Z हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस, और यही तो फाई होगा, तो टेन फाई कितना हो जाएगा, तो दिस बाई दिस, तो दिस का मतलब हो गया XL माइनस XC, और दिस का मतलब हो गया R। तो यहाँ से फाई निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा टेन इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। अब हमको करंट का इक्वेशन लिखना है, बोलिए करंट का इक्वेशन लिखना है, तो वो होता है I नॉट, तो I नॉट का मतलब हुआ V नॉट अपॉन Z। अरे बोलो ना, देखो ये तो बिहार बोर्ड ने बोला है इक्वेशन लिखने के लिए, और तो इसको कम से कम वोल्टेज तो देना चाहिए ना, कि वो LCR सर्किट किस वोल्टेज में, उसको क्या पता है कि हमने क्या पैदा किया है। अरे वो तो हमने V नॉट साइन ओमेगा टी पैदा किया, तो हम लोग बार बार हो सकता है कि मैं शुरुआत ही यहां से करता जा, तब वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी नहीं होता, कितना होता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। अरे बोलो, तो इसको कम से कम वोल्टेज बताना तो चाहिए था ना, अब नहीं बताया है तो जाने दो, अब जब हम पैदा किए थे वही ले लेते हैं। V नॉट अपॉन क्या, बोलो V नॉट अपॉन Z, तो Z थोड़े लिखेंगे, Z की जगह वो सब लिखेंगे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस कितना R, फिर साइन ओमेगा टी, अब प्लस फाई की माइनस फाई, माइनस, दो तरीके से सोच सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन ही बोला है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो सर्किट अगर इंडक्टिव है तो करंट तो पीछे ही चलेगा, तो ऐसे ही माइनस आएगा, और ऊपर से हम जानते हैं जिधर R उधर करंट, आज इधर Z उधर वोल्टेज। आप समझ रहे हैं, तो उस केस में हमको साफ साफ दिख रहा है करंट पीछे चल रहा है, तो माइनस आएगा, और फाई की जगह फाई थोड़े लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, यानी टेन इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई कितना R, इतना लिखेंगे, तो खैर 2 नंबर हमको मिल जाएगा। तो है तो फालतू सवाल ये, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है माना जाएगा, है कि नहीं, चलिए ठीक। थोड़ा देखोगे क्या पूछ रहा है तुमसे, नहीं देखिए, आप अगर छोड़िएगा तो मैं सारा ही क्वेश्चन छोड़ दूंगा, इसके बाद से जितना है मैं सीधे अगले, अरे तो अथाह क्वेश्चन है, देखो ना उसमें अभी पूरा 2 पेज खाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, कहने के लिए है, तुम घर पे जाके ट्राई करना, देखना तुमसे वो सारा बन जाएगा, कुछ है या नहीं है इसमें। मैं आंसर उसका आज या कल मैं उसमें आंसर भेज दूंगा, शायद इस बुक में आंसर नहीं ना है, अच्छा वो गलती से छूट गया, मैं आंसर इसका दे दूंगा, तो आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। एक मिनट रुको ना, यह सर अभी हाई करना है, लेकिन अपने ट्राई करना, और जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछना। उम्मीद करता हूं कि अगर तुम ट्राई करोगे तो बनिए जाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक, हाँ ये बताओ, आंसर बताओ, क्या बोल रहा है ये, LCR सर्किट है। व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के केस में इम्पिडेंस कितना होता है, R तो होता है। अब मान लो CBSE 1 नंबर दे रहा है, तो थोड़ा दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई, ये हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली, ये रिपीटेड सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है बे, फिर वही आ गया, क्या हो गया है इसको, हाई बताओगे थोड़ा, कह रहा है पावर फैक्टर कितना होगा, कैसे है, अच्छा ये रेजोनेंस है,
कैसे रेजोनेंस है? क्योंकि बोला है कि वोल्टेज एल और सी के अक्रॉस, तो एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज कब बराबर होता है? जब रेजोनेंस होता है। हो तो गया, रेजोनेंस है, पावर फैक्टर कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, तब और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताइए? सीबीएसई 15 में पूछा, 20 में पूछा, ये क्या बोलता है? बोल रहा है, मैं बता देता हूं पढ़ के। एलसीआर सर्किट है, कह रहा है ग्राफ आपको बताना है इम्पीडेंस वर्सेस किसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। माने तुमको यहाँ इम्पीडेंस रखना है और यहाँ, तो सुनो ना एक मिनट, एक ऐसी जगह होती है ओमेगा नॉट जहां इम्पीडेंस सबसे मिनिमम होता है, और उस समय इम्पीडेंस किसके बराबर होता है? ओमेगा नॉट को ज्यादा भी करोगे तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, और कम भी करोगे तो इम्पीडेंस, आप समझे ही नहीं। तो यही है ग्राफ। जा, अरे भाई, एक स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 1/√LC, इसी पे ना इम्पीडेंस सबसे मिनिमम होता है। तो इसे ज्यादा भी करोगे तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, इसे कम भी करोगे तो इम्पीडेंस बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। सही है? बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो ये चीज हो गया। ये कह रहा है V बराबर, देखो 2 नंबर में देख लो कितना, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्टेड। हाँ, कि क्या कनेक्ट किया है? खाली कैपेसिटर कनेक्ट किया है, यानी एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया। तो कह रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। तो याद है वो V बराबर Q/C करके फिर डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने प्रूव किया था, I बराबर कितना, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, याद है? जिसमें इसकी जगह V0/XC है। वो पूरा तुमको डिराइव करना है, डिराइव करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फिर आपको ग्राफ बताना है वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी और I वर्सेस ओमेगा टी। तो आपको याद है हम लोगों ने यहां वोल्टेज और करंट लिख के V0 माइनस V0, अरे बोलो भाई, और यहाँ क्या है I0, और याद आ रहा है कि, लेकिन यहाँ आपको टी नहीं, यहाँ आपको ओमेगा टी रखना है, नहीं फर्क पड़ता है। ग्राफ तो वोल्टेज वाला याद है, ऐसा बनता था, और करंट वाला कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो एक जिस समय मैक्सिमम, दूसरा उस समय, एक जिस समय 0, दूसरा उस समय मैक्सिमम, एक जिस समय मैक्सिमम, दूसरा उस समय, एक जिस समय 0, दूसरा उस समय। समझ में ना मैं कैसे बनाते जा रहा हूँ? एक जिस समय मैक्सिमम, दूसरा उस समय, एक जिस समय 0, दूसरा उस समय। तो ये हो गया आपका वोल्टेज वाला ग्राफ, और ये हो गया आपका करंट वाला। तो ये ग्राफ भी बनाना है आप, लेकिन इन ग्राफ्स को अलग अलग बनाइएगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में ना पूछा है। अरे नहीं समझे आप? अरे हम लोग एक जगह बना लेते हैं, इससे थोड़ा फील ज्यादा आता है ना कि एक 0 दूसरा मैक्सिमम ना, आप अलग अलग बना दीजिएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, सुनो, यहां पर T/4, रे तो यहां कुछ लिखोगे ना तुम, T/4 तब जब यहां T होता है। ये एंगल है, शकल से ओमेगा टी है, पर अकल से ये थीटा है। तो तुमको यहां रखना होगा π/2, रुक, हाँ, π3π और यहाँ 2π। आप समझ रहे हैं ना? वही अगर बोला होता कि वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस टाइम, या करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो यहाँ T/4, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो पूरा इतना काम हम करोगे तो तुमको देगा, भीख मांगे समझता है ये तुमको, है कि नहीं? बताओ। बिहार बोर्ड देखो कैसा लुटा रहा है, कह रहा है डिराइव द कंडीशन ऑफ क्या, रेजोनेंस। आप कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को डिराइव करिए। तो क्या है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? वही XC बराबर XL है। तो उसके लिए लिख दीजिएगा कि एट दी, इधर देखो, एट दी केस ऑफ रेजोनेंस क्या क्या होता है, हाँ, RMS करंट मैक्सिमम होगा।
जेड मिनिमम होगा, जेड का फिर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा फॉर जेड टू बी मिनिमम एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी एंड दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस है। फिर एक्सएल एक्सी की जगह पे ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, फिर वो ओमेगा नॉट डिराइव कर दीजिएगा कि एट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी देयर विल बी रेजोनेंस। उसके बाद जितना है सब 5 नंबर ना है, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। ये भी लिख दीजिएगा कि रेजोनेंस जो है वो कोटा में एक इंस्टीट्यूट भी है, ये भी लिख दीजिएगा। ये भी लिख दीजिएगा केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस आता है, ठीक है। काहे कि देखो 5 नंबर है तो बीता के हिसाब से तो लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और घट जाएगा 2-4 लाइन खेसरिया का गाना लिख दीजिएगा उसी में। बिहार बोर्ड है, अरिजीत सिंह नहीं समझ में आएगा उसको ठीक है, तो हो जाएगा। बाकी आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा आपसे बनेगा, ठीक।